हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप क्लास में फेस के साथ आइए, तो आज हम आप सभी के सामने फेस के साथ हाजिर हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले तो आप लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और जैसा कि आपको पता है, ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम के लिए अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। मुश्किल से 13 से 14 दिनों का समय है, क्योंकि ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे में जो शेष समय बचा है, इन दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे करें ताकि आप एक बेहतर ग्रेड में ट्रिपल सी एग्जाम को पास कर सकें। इसके लिए हमने आपके लिए लॉन्च किया है ट्रिपल सी 14 डेज क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम ऐसे क्वेश्चन शामिल करेंगे जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले तो आप लोग भाई क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, लिनक्स में प्रिंट के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। विच कमांड इज यूज्ड इन लिनक्स फॉर प्रिंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शामिल किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपकी ट्रिपल सी एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में आपको वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो लिनक्स में प्रिंट के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलपी। यानी कि लिनक्स में प्रिंट के लिए एलपी कमांड इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपसे ये सवाल हो कि लिनक्स में एक डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए, ब्लैंक डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा rmdir। क्योंकि ब्लैंक यानी कि खाली डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए लिनक्स में rmdir का इस्तेमाल करते हैं। और mkdir का इस्तेमाल कब करते हैं, अगर आपको एक डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको mkdir का इस्तेमाल करना होता है। प्रिंट के लिए lp कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको अपने साथ में एक कॉपी और एक कलम रखना है ताकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जिन्हें हम मौखिक बताते हैं, उन्हें अपनी कॉपी पर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि हम आपको मौखिक बताएंगे और ऐसे पॉइंट आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलपी कमांड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से फर्म बियर का एक उदाहरण है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्म बियर। फर्म बियर का एग्जाम्पल कौन सा है, वायोस है, रैम है, ओएस है, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है, बायोस। देखिए, फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके रोम के अंदर, देखिए आपका जो रोम होता है जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, इस रोम के अंदर एक वायोस नाम का प्रोग्राम होता है, और इसी वायोस नाम के प्रोग्राम को फर्मवेयर नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, ये फर्मवेयर जो होता है ये क्या होता है, एक्चुअल में ये वायोस प्रोग्राम होता है जो कि रोम के अंदर इंस्टॉल होता है, और ये प्री इंस्टॉल्ड होता है, यानी कि पहले से ही ये इंस्टॉल कर दिया जाता है आपके रोम के अंदर। ठीक है, तो याद रखना है फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर एक वायोस प्रोग्राम है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायोस का फुल फॉर्म एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका पूरा नाम क्या होता है। वायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एक फर्मवेयर है जो कि कहाँ इंस्टॉल होता है, आपके रोम के अंदर ये इंस्टॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, विंडोज में शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग चयनित आइटमों को बिना रिसाइकल बिन में भेजे स्थायी रूप से मिटाने के लिए किया जाता है। अब आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। विंडोज में अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करते हैं तो जो चयनित आइटम हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हुए आइटम हैं, उनको आप परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, यानी कि वो रिसाइकल बिन में आपके नहीं जाएंगे। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जो फाइल, जो फोल्डर आप डिलीट करना चाहते हैं वो परमानेंट डिलीट हो जाए, मतलब वो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे। अगर आप नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपकी कहाँ जाती है, आपके रिसाइकल बिन में जाती है, और रिसाइकल बिन से आप फाइल को रिस्टोर भी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं या आपसे धोखे से फाइल डिलीट हो गई है तो आप रिसाइकल बिन में जाकर के उस फाइल को वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने परमानेंट फाइल डिलीट कर दी है तो उस फाइल को वापस आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन उस फाइल को भी आप रिकवर कर सकते हैं। एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी फाइल आप रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल है वो परमानेंट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए, तो हम शिफ्ट के साथ में डिलीट कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, सीधे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, बट अगर नॉर्मल आप डिलीट करेंगे तो पहले वो फाइल हमारी कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में जाएगी। और अगर हम चाहते हैं
उस फाइल को वापस लाना, तो रिसाइकल विन से हम उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जो फाइल अपनी हार्ड डिस्क से परमानेंट डिलीट करते हो, उस फाइल को भी रिकवर किया जा सकता है एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर आपको बताना है इक्वल राउंड 284 कामा -2, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसका मान कितना होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें। अगर आपने हमारे पुराने क्लास देखे हैं तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर इसका आंसर आपको पता है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, 300 इसका राइट आंसर होगा। देखिए फार्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पर दिया गया है 284, अगर आप यहाँ पर 0.00 लिखेंगे तब भी आपका 284 ही माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कामा -2 लिखा है। इस -2 का मतलब ये है कि ये जो डेसिमल लगा है, ये दशमलव लगा हुआ है, इस डेसिमल से लेफ्ट साइड में हमें 2 डिजिट को क्या करना है, राउंड करना है। मीन्स यहाँ पर हमें 0 लाना है। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस दिया होता तो फिर डेसिमल से राइट साइड में हमें देखना होगा, बट यहाँ माइनस दिया है तो इस दशमलव से हमें आगे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 करना है, मतलब 4 के स्थान पर 0 करना है और 8 के स्थान पर भी 0 करना है। बट एक रूल है, अगर आप जो संख्या यहाँ से हटा रहे हैं, जैसे हमने 4 हटाया, उसके बाद में 8 हटाया, तो जो यहाँ पे लास्ट में हमने हटाया, अगर ये संख्या 5 है या 5 से बड़ी है तो आगे वाली संख्या में 1 प्लस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम 8 को हटाएंगे तो यहाँ पर ये 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा होने पर यहाँ पर क्या होगा, 2 मर 1 हमें और ऐड कर देना होगा, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 300 हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा इक्वल राउंड 125 कामा -2, अब इसका मान बताना है। 125 कामा -2, इसका मान कितना होगा। अब चाहे आप 125 लिखें या फिर 125.00 करें, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पर -2 लगा है, इसका मतलब हमें ये 2 संख्याएं, ये 2 डिजिट नहीं रखने हैं, तो 5 के नीचे 0 करेंगे और 2 के नीचे भी 0 हम करेंगे। अब देखिए 2 जो है वो 5 से कम है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें प्लस नहीं करना है और ना ही घटाना है, तो सेम संख्या उतार लेनी है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो आपको बतानी है। .ods होता है, .odt होता है, .odp होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, .odt। odt ये लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो ये जो फाइल का एक्सटेंशन होगा .odt होगा। बट अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करें तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर .ods हो जाएगा। ods कैल्क में होगा, odt राइटर में होगा, और ODP ये आपका इम्प्रेस में होगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करें तो वहाँ पर .odp होगा। तो तीनों के एक्सटेंशन आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल F12, F2, शिफ्ट F12 या फिर F12। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है। जो भी बच्चे क्लास में अभी अभी आए हैं, आप सबसे पहले क्लास को भाई शेयर करो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी क्लास के मिलते रहें। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है, कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होगा। अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में F12 आपको दबाना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं। अगर आप कंट्रोल F12 प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा, टेबल इंसर्ट होगा। अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो इससे नंबर्ड लिस्ट इंसर्ट होगी। अगर आप नंबर लिस्ट डालना चाहते हैं तो केवल आपको F12 प्रेस करना होगा। अगर आप बुलेट लिस्ट डालना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में आपको F12 इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको टेबल का एक अलग से मेनू दिया गया है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन है वो किस मेनू में मिलता है। तो याद रखना है ये टेबल मेनू में आपको मिलता है, और फॉर्मेट मेनू के अंदर आप जाकर के बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही फॉर्मेट मेनू में आप आएंगे इसके बाद आपको लिस्ट में जाना है, और यहाँ से आप बुलेट लिस्ट जिसका शॉर्टकट के शिफ्ट F12 है और नंबर्ड लिस्ट जिसका शॉर्टकट की F12 है, तो ये आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस मेनू में मिलते हैं। जब भी आपसे पूछें कि लिब्रे ऑफिस में बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट किस मेनू में मिलेंगे आपको, तो ये फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है इक्वल प्रोडक्ट 7,8 का मान कितना होगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर लगा है और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 56 यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है यानी कि गुणा करता है। अगर आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 और 8 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसका आंसर होगा 56। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, क्या ये सही है? ट्रू और फॉल्स में आपको जवाब करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला ट्रू, यानी कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब होता है रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी है। इसमें डेटा आपका तब तक ही सुरक्षित रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे ही कंप्यूटर की पावर बंद करते हैं, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। बट अगर आपसे सवाल हो रोम कैसा है, तो रोम आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्न में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? कैश मेमोरी, रैम, रोम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपको बताना है कि किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है। जो भी ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, कई बार आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन पर भी डिपेंड हो जाता है। अभी हम आगे समझाएंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कैश मेमोरी क्या होता है। अ सीपीयू कैश इज अ हार्डवेयर कैश यूज्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। यानी कि मेन मेमोरी से जो डेटा एक्सेस होता है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। A cache is a smaller, faster memory located closer to a processor core which stores copies of the data from frequently used main memory location। जो डेटा मैन मेमोरी की लोकेशन से एक्सेस किया जाता है सीपीयू के द्वारा, उसकी एक कॉपी कैश मेमोरी अपने पास सुरक्षित रख लेती है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी सीपीयू को उस डेटा की आवश्यकता होती है तो वो डेटा कैश मेमोरी से ही एक्सेस कर सके। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं जो भी आपका डेटा होगा वो कहाँ पर होगा। पहले तो हार्ड डिस्क के अंदर होगा। मान लिया कि आपने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, उसको आपने सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में, तो वो फाइल आपकी कहाँ सेव होगी? आपकी हार्ड डिस्क में। अब जैसे ही उस फाइल पर आपने डबल क्लिक किया तो वो फाइल क्या होगी? ओपन हो जाएगी। और जब वो फाइल ओपन हो जाएगी तो वो फाइल कहाँ जाएगी? रैम के अंदर आ जाएगी, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो वो फाइल हमारी रैम यानी कि मेन मेमोरी के अंदर आ जाएगी। अब इस रैम से वो फाइल फिर कहाँ जाएगी? कैश मेमोरी में जाएगी, और कैश मेमोरी से फिर वो फाइल आगे आपके प्रोसेसर के पास जाएगी। और यहाँ पर एक प्रोसेसर में MBR रजिस्टर होता है आपके सीपीयू के अंदर। तो इस रजिस्टर के पास वो आपकी जो डेटा होता है, वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो पहुँचती है। ठीक है, इसे आप MBR बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी बफर रजिस्टर, या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसका मतलब होता है MDR। तो इसको MBR या फिर MTR के नाम से जानते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो कैश मेमोरी होता है, रैम से यानी कि जो मेन मेमोरी से फाइल सीपीयू के पास जाती है, उसकी एक कॉपी एक कैश मेमोरी अपने पास सुरक्षित रख लेता है, ताकि जब भी कभी प्रोसेसर को उस फाइल की आवश्यकता पड़ती है तो वो इस कैश मेमोरी से उस फाइल को उठा लेता है। तो इस कैश मेमोरी से उसे फाइल जल्दी मिल जाती है, इसमें समय कम लगता है। तभी कहते हैं कि कैश मेमोरी को एक्सेस करने में सीपीयू को कम समय लगता है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपके ऑप्शन में रजिस्टर दिया हो और आपसे पूछा गया हो कि निम्न में से कौन सी मेमोरी को एक्सेस करने में सीपीयू को सबसे कम समय लगता है, रजिस्टर दिया गया है और कैश भी दिया गया है, इसे आप कैसे पढ़ सकते हैं या फिर कैश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर कैश मेमोरी के बाद में डेटा रजिस्टर के पास आता है। ठीक है, और फिर प्रोसेसर। तो यहाँ पर रजिस्टर तो आपका सीपीयू के अंदर ही होता है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करने में बहुत कम समय लगता है, ना के बराबर लगता है। तो याद रखना है, जब कभी भी रजिस्टर दिया होगा तो रजिस्टर आपका सही आंसर हो जाएगा, और अगर कैश दिया है, केवल रजिस्टर नहीं दिया है, तो आपका कैश करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और आपको बता दें, आपने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन कोई क्लास देखते हैं, कोई वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कई बार बफरिंग होती है। ये बफरिंग किस लिए होती है? MBR रजिस्टर के कारण ही होती है। इसलिए इसको MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर बोला जाता है। जैसे मान लिया कि अभी आपके पास एक वीडियो फाइल है, और वो वीडियो फाइल आपकी हार्ड डिस्क में सेव है। आपकी हार्ड डिस्क में कोई वीडियो फाइल पड़ी है। ठीक है, जैसे ही उस वीडियो फाइल पर आपने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसका मतलब वो फाइल आपकी रैम के अंदर आ चुकी है। अब रैम के अंदर आएगी वो फाइल, फिर कैश में जाएगी, उसके बाद MBR रजिस्टर में जाएगी, और उसके बाद प्रोसेस होकर के आउटपुट आपको दिखेगा और आपको एक वीडियो चलता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है।
लेकिन ये डेटा हमें कंटिन्यू हमारी हार्ड डिस्क से मिलता रहता है। बट अगर यही चीज़ जब हम ऑनलाइन देखते हैं, मान लिया आपने कोई भी कोई मूवी देख रहे हैं जो कि इंटरनेट से देखते हैं, आप यूट्यूब से कोई मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि बफरिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर डेटा कहाँ आएगा, सीधे रैम में आएगा। अब डेटा हार्ड डिस्क से रैम में नहीं आ रहा है, अब जो डेटा आ रहा है वो इंटरनेट से सीधे रैम के अंदर आ रहा है ना। और फिर रैम से कैश में जा रहा है, कैश से एमबीआर रजिस्टर में जा रहा है। देखिए एमबीआर रजिस्टर भी एक प्रकार की मेमोरी होती है, इसका भी अपना एक साइज होता है, तो यहाँ पर इसका भी एक साइज होगा। और एक खास बात याद रखना है कि एमबीआर रजिस्टर जब तक पूरा फुल नहीं हो जाता है तब तक ये आगे प्रोसेस नहीं करता है, मतलब तब तक प्रोसेस होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब हार्ड डिस्क से हम कोई मूवी देख रहे थे तब तो हमें डेटा बराबर मिल रहा था और एमबीआर रजिस्टर जैसे ही फुल हो रहा था आगे काम हो रहा था। बट जब इंटरनेट से डेटा हमें मिलता है तो ये डेटा धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर में लोड होता है या हमारे मोबाइल फ़ोन में लोड होता है। अब जब डेटा धीरे धीरे लोड होगा तो धीरे धीरे ही एमबीआर रजिस्टर में जाएगा, और एमबीआर रजिस्टर अगर पूरा भर नहीं पाएगा तब तक आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा नहीं, मतलब प्रोसेस होकर तब तक आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। तो जब तक ये धीरे धीरे भरेगा तब तक क्या होगा, आपके मॉनिटर पर बफरिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आएगा कि बफरिंग कैसे होती है, बफरिंग क्यों होती है। बफरिंग का मतलब यही है कि डेटा जो आ रहा है अभी इंटरनेट से वो उस गति से नहीं आ पा रहा है जिस गति से आपके प्रोसेसर को आवश्यकता है, और जब तक ये एमबीआर रजिस्टर पूरा भर नहीं जाएगा तब तक डेटा आगे प्रोसेस के लिए नहीं जाएगा और आपको मॉनिटर पर दिखाई देगा, तब तक के लिए बफरिंग। जैसे ही ये पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा फिर प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट दिखेगा, मतलब आपकी मूवी चलेगी, फिर चलती रहेगी थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर से डेटा यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगा, यानी कि इंटरनेट का अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर से डेटा यहाँ पर धीरे धीरे आएगा और फिर से बफरिंग होगी। जब धीरे धीरे भर जाएगा तो फिर से आपको आउटपुट दिखेगा और आपकी मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से बफरिंग होती है। आई होप आपके इस समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा गया है, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर डेटा देन अ डीवीडी। निम्न में से डीवीडी से ज्यादा डेटा किस में स्टोर होता है, सीडी रोम में होता है, फ्लॉपी में होता है, ब्लू रे डिस्क में होता है, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि डीवीडी से ज्यादा डेटा हम किस में स्टोर कर सकते हैं, बताइए। तो सही जवाब है ब्लू रे डिस्क में हम डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, याद रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। जो आपका ब्लू रे डिस्क होता है इसका जो सिंगल लेयर है इसमें हम 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि ब्लू रे डिस्क में जो सिंगल लेयर होता है उसमें 25 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जो डुअल लेयर होता है इसमें हम 50 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लेयर में 25 GB, डुअल लेयर में 50 GB। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है, विच इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा था। फर्स्ट व्यावसायिक कंप्यूटर आप सभी को बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा यूनिबैक। यूनिबैक जो आपका है ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। यूनिबैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको डेवलप किसने किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जॉन प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉसली ने 1951 में इसे डेवलप किया था, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं, यानी कि कुल कॉलम की संख्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होती है आपको बतानी है। यहाँ पे कौन सा सही जवाब है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब है 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर कॉलम की बात करते हैं तो 1024 होते हैं, बट अगर हम रो की बात करते हैं तो 10,48,576 हो जाएंगे फिर आपका राइट आंसर। कॉलम 1024 होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कैल्क में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम जूम आप कैल्क में कितना कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 20% आप यहाँ पर मिनिमम जूम कर सकते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 400%, 400% आप मैक्सिमम कर सकते हैं, 20% आप मिनिमम कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज यूएसबी केबल। यूएसबी केबल किस प्रकार का डिवाइस है, प्राइमरी डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, बोथ वी एंड सी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, यूएसबी केबल किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ वी एंड सी। ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, दोनों का काम करता है, इनपुट का भी करता है और आउटपुट का काम करता है। तो याद रखना है जब भी आपसे सवाल हो कि जो आपका यूएसबी केबल है किस प्रकार का डिवाइस है, तो राइट आंसर होगा बोथ वी एंड सी, यानी कि आप इनपुट और आउटपुट इसको दोनों बताएंगे। ठीक है, एक सवाल और आपसे होता है कि फैक्स किस प्रकार का डिवाइस है,
इनपुट है कि आउटपुट है, तो फैक्स भी आपका दोनों है, इनपुट भी है और आउटपुट है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है मॉडम, अगर आपसे बात हो मॉडम की तो मॉडम भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है और आउटपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आप यूएसबी केबल को देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि आपके सामने यूएसबी केबल है और इस यूएसबी केबल को हम कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट में, तो यहाँ पर आप यूएसबी पोर्ट देख सकते हैं। इस यूएसबी पोर्ट में हम क्या करते हैं, यूएसबी केबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पोर्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पोर्ट होता है, इसमें यहाँ पर 4 पिन होती हैं। यूएसबी पोर्ट के अंदर आपकी 4 पिन होती हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। जो सबसे पहला पिन होता है ये 5 वोल्ट का करंट, इसके अंदर 5 वोल्ट का करंट होता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो पिन होता है ये डेटा रिसीवर होता है, यानी कि डेटा को रिसीव करने का काम करता है। तीसरा वाला जो पिन होता है डेटा सेंडर होता है और चौथा पिन होता है ये ग्राउंडेड या न्यूट्रल इसको बोला जाता है। तो आपका जो यूएसबी पोर्ट होता है इसमें टोटल 4 पिन होती हैं। पहला जो पिन होता है उसमें 5 वोल्ट का करंट होता है, दूसरा डेटा रिसीवर, तीसरा डेटा सेंडर और चौथा ग्राउंडेड या फिर इसे आप न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका केबल होता है, जो आपका वायर होता है, जो यूएसबी का वायर आप देख रहे हैं, इस वायर में 4 या 9 तार होते हैं, ठीक है। 4 या 9 तार आपको इसमें मिलेंगे और कई बार इसमें पिनों की संख्या पूछते हैं, तो याद रखना है जो आपका यूएसबी केबल होता है उसमें 4 पिन का कंसेप्ट होता है, किसी में 5 पिन का कंसेप्ट होता है। अधिकांश ओटीजी केबल में आपको 5 पिन का कंसेप्ट मिलता है। 9 पिन का भी यूएसबी केबल होता है, 11 पिन का होता है और 24 पिन का भी होता है। 24 पिन का अधिकांश टाइप सी जो केबल आती है, यूएसबी केबल आती है, उसमें आपको 24 पिन मिलती हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना लिए जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सामान्य उद्देश्य का नेटवर्क है। आपको ट्रू फॉल्स में बताना है, क्या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सामान्य उद्देश्य का नेटवर्क है? तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक विशेष उद्देश्य का नेटवर्क है, ना कि सामान्य उद्देश्य का नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार है। एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? ट्रू फॉल्स में आपको बताना है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखो आपको पता है जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बट जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी के अंदर एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो जो एंटीवायरस है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, या फिर इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस की स्पीड तेज होती है? किस स्टोरेज डिवाइस की स्पीड तेज होती है? ऑप्शन में देखिए हार्ड डिस्क दिया गया है, सीडी रोम दिया गया है, एसएसडी दिया गया है और नन ऑफ दीज। अब आपको क्या बताना है, किस स्टोरेज डिवाइस की स्पीड फास्ट होती है, तेज होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एसएसडी। एसएसडी की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, आप कह सकते हैं तेज हो सकती है, तेज होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एसएसडी है और इस एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछें तो इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो आपका एसएसडी होता है, एसएसडी गॉट देयर नेम सॉलिड स्टेट बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। इन एन एसएसडी ऑल डेटा इज स्टोर्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट। एसएसडी के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो आईसीज के रूप में होता है, यानी कि जो आईसीज होती हैं, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होती हैं, उनमें डेटा स्टोर किया जाता है। और इसमें जो होता है नैंड गेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आईसीज होती हैं इसमें नैंड गेट पर आधारित होती हैं। इट इज ए सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस। इसको आप सेमी कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस का नाम देते हैं। देखिए सेमी कंडक्टर वहां पर आप बोल सकते हैं जहां पर आईसी का कंसेप्ट होता है, वहां पर सेमी कंडक्टर का आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर होता है वो आईसीज के रूप में होता है, आईसीज के अंदर डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आप ये बोल सकते हैं कि डेटा स्टोर होता है जो आपका एसएसडी होता है, और इसीलिए ये फास्ट होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे हार्ड डिस्क को, तो देखो हार्ड डिस्क हैज स्पाइनिंग डिस्क इनसाइड वेयर डेटा इज स्टोर्ड मैग्नेटिकली। हार्ड डिस्क जो होता है इसके अंदर जो डेटा आपका होता है वो मैग्नेटिक के रूप में स्टोर होता है। इट इज ए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो इसको तो आप मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे जो आपकी हार्ड डिस्क होगी, बट जो आपकी एसएसडी होगी इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सेमी कंडक्टर स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा होगा एक डिस्क लगा होता है जो स्पाइन होता है, घूमता है ना, और यहाँ पर घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं होता है, इसीलिए
इसको SSD कहते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव का नाम देते हैं, और ये आपकी हार्ड डिस्क से फास्ट होती है, तेज होती है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा ऑप्टिकल डिवाइसेस का, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें आपकी CD है, DVD है, ये सब आती हैं। तो इनकी स्पीड और कम होती है, इनकी स्पीड आपकी हार्ड डिस्क से भी कम होती है, जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जैसे आपका CD हो गया या फिर DVD हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? बताइए, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम? ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार आपको बताना है कितना होता है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 8 होता है। इसमें 0 से 7 तक के अंक होते हैं। ठीक है, 0 से 7 तक के अंक होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। अगर आपसे पूछे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार बताओ, तो हेक्सा नंबर सिस्टम जो होता है, इसका जो आधार होता है 16 होता है, और इसमें 0 से 9 और A से F तक के सिंबल होते हैं। 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं और A से F तक के आपके अल्फाबेट होते हैं, जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ठीक है, अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें तो डेसिमल नंबर का जो आधार होता है वो 10 होता है। इसमें 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आधार होता है वो 2 होता है। इसमें 0 और 1 के जो डिजिट होते हैं वो दिए होते हैं। ठीक है, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? अब आपको बताना है कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जूम आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रियोफिस कैल्क में जो मैक्सिमम जूम है वो हम 400% कर सकते हैं, और अगर आप मिनिमम की बात करते हैं तो 20% आप मिनिमम कर सकते हैं। यही अगर आपसे पूछें कि लिब्रियोफिस राइटर, तो राइटर का जो मैक्सिमम जूम है वो कितना होगा? 600%, और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होगा 20%। राइटर में मैक्सिमम 600%, मिनिमम 20%। लिब्रियोफिस कैल्क में मैक्सिमम 400%, मिनिमम 20%। और अगर लिब्रियोफिस इम्प्रेस में पूछते हैं मैक्सिमम कितना होगा? 3000%, और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 5%। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब आप पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर आपका बंद है और आप उसे ऑन करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग का नाम देते हैं। क्या ये सही है? बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। जब आप पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं, या फिर आपने मान लिया काम किया, कंप्यूटर को बंद कर दिया, आप चले गए, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद दोबारा आए, कंप्यूटर को नॉर्मली आपने ऑन किया, तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, कोल्ड बूटिंग या फिर हार्ड बूटिंग, तो यह सामान्य तरह से बंद कंप्यूटर को ऑन करते हैं। इसमें बायोस लोड होता है, यानी कि जो सामान्य तरह से बंद कंप्यूटर को आप ऑन करेंगे तो उसको या तो कोल्ड बूटिंग का नाम देते हैं, या फिर उसको हम हार्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपका बायोस लोड होता है ना। जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं यानी कि बूट करते हैं, तो आपने देखा होगा वहां पर जो पहला प्रोग्राम होता है वो कौन सा होता है? बायोस के द्वारा पहला प्रोग्राम चलाया जाता है। तो बायोस यहाँ पर लोड होता है, और बायोस के अंदर एक प्रोग्राम होता है। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि बायोस के अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो सभी कंपोनेंट्स को चेक करता है कि वो सही से काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो इसका नाम होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बायोस के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो ये चेक करता है कि कंप्यूटर के अंदर जो सारे कंपोनेंट हैं, जो सारे घटक हैं, वो सही से काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कोल्ड बूटिंग और हार्ड बूटिंग क्या होता है। नॉर्मल कंप्यूटर को ऑन करेंगे उसको कोल्ड बूटिंग या फिर हार्ड बूटिंग का नाम देते हैं, और इसमें बायोस लोड होता है। और दूसरा वार्म बूटिंग क्या होता है? जब आप पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, पहले से कंप्यूटर पर आप काम करते हैं और आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है, हैंग हो रहा है, तो आप उसको कई बार रीस्टार्ट कर देते हैं। तो इस रीस्टार्ट की प्रक्रिया को हमने नाम दिया है वार्म बूटिंग का। यानी कि वार्म बूटिंग वो प्रक्रिया है जब आप पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, और इसमें आपका बायोस लोड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक है स्पेलिंग में, तो यहाँ पर वायोस VIOS होगा, तो इसमें वायोस लोड नहीं होता है, क्योंकि वायोस पहले से ही लोड होता है, आप चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और आप सभी कमेंट बॉक्स में भी अवश्य बताएं कि आपको एक क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जाना है और सर्च करना है CCC by First Study, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होंगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। ठीक है,
और आप सभी डेली मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.cccbyfy.com पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रेगुलर मॉक टेस्ट करना है ताकि आप सभी अपने एग्जाम में एक बेहतर रिजल्ट ला सकें, एक बेहतर ग्रेड में अपने एग्जाम को पास कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।